नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं किसान तक। ये है आपका अपना न्यूज बुलेटिन शो गांव का प्राइम टाइम। मैं हिमानी दीवान हूं और आज तारीख है 13 अगस्त। और आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले है एमपी के शिवपुरी में खाद के लिए हुई मारामारी। फिर यूपी के आलू किसानों के लिए बड़ी खबर, बड़ा ऐलान किया है सरकार ने, बताऊंगी। फिर आगरा से भी एक खबर है जिसमें आटे में मिलावट की बात सामने आई है, दिखाऊंगी आपको क्या और कैसे हो रही है मिलावट। फिर छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ है ग्रेन एटीएम, बड़ा दिलचस्प मामला है, दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट। फिर एनालॉग पनीर पर एक बार फिर लगा है बैन, कहां लगा है बताऊंगी। और फिर खबर अमेरिका से भी, जहां खरपतवार नाशी के मामले में मिसाल वाली खबर आई है। फिर बताऊंगी आपको मौसम से जुड़ा उन राज्यों का हाल जहां मॉनसून के इस मौसम के बीच भी पड़ गया है सूखा। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको मैं दिखा रही हूं खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से। खाद के लिए जो यहाँ मारा मारी हुई है ना, आप देख रहे हो ये विजुअल। सरकार के अब तक के सारे जो दावे हैं फेल हो रहे हैं इस विजुअल के आगे। ये जो खाद के लिए भगदड़ मच रही है इसके आगे। नरवर शहर है यहाँ शिवपुरी में, वहां खाद लेने के लिए किसानों की भारी भीड़ जुटी। खाद लेने के लिए अपनी बारी लगाने को लेकर कुछ किसान दौड़ते नजर आए। खाद लेने वालों में महिला किसान भी थी। और इसके बाद प्रशासन आया, उसकी नींद खुली, फिर व्यवस्था की गई, टोकन बांटे गए और टोकन पे फिर खाद देना शुरू किया गया। अब देखो ये विजुअल। फिर खबर है उत्तर प्रदेश के आलू किसानों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने आलू के भंडारण शुल्क, यानी वो जो कोल्ड स्टोरेज में आप रखते हो आलू, उस शुल्क में, उसकी जो कीमत आप अदा करते हो, उसमें 1 रुपए प्रति किलोग्राम की डीबीटी छूट देने का फैसला किया है। ठीक है, 1 रुपए प्रति किलो पर आपको छूट मिलेगी। और जो इस तरह से पूरी राशि बनेगी वो सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी। मतलब जितने किलो आपने 50 किलो अनाज रखा तो 50 रुपए की आपको शुल्क पे छूट मिल गई। सरकार ने 1000 करोड़ का बजट बोल दिया है कि इसके लिए हमने अलग कर दिया। जितना भी आलू पूरा स्टोरेज हो रहा है, किसानों को 1 रुपए प्रति किलो छूट देंगे, डायरेक्ट खाते में पैसा। फिर बाजार भाव में बहुत उतार चढ़ाव रहा है। यूपी से बड़ी खबरें आई हैं कि भैया आलू 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए किलो बेचना पड़ा है। हम पे फर्क नहीं पड़ा, हम वही 20-30 रुपए खरीद रहे हैं, लेकिन किसान को 1 रुपए, 2 रुपए किलो बेचना पड़ा है। अब राहत देने के लिए क्या किया है, भामाशाह भाव स्थिरता कोष, ये नाम है उसका, भामाशाह भाव स्थिरता कोष, ये बना दिया है। इससे क्या है कि किसानों को 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से भावांतर भुगतान, यानी जो भाव है उनका, उसका जो अंतर है वो 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। 100 करोड़ का बजट इसके लिए डाल दिया है। अब इस कोष का जो मोटिव है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो आलू, टमाटर और प्याज के भाव गिरते हैं, किसान को बहुत दिक्कत होती है, 2 रुपए 3 रुपए किलो आ जाता है, वो जो उतार चढ़ाव या गिरावट आ रही है उसमें किसानों को भैया मदद करेगी सरकार। और ये कि कन्नौज, कानपुर और मैनपुरी से जो रिपोर्टें आई हैं पिछले समय में, उसमें ये था कि 1-2 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है उन्हें आलू। तो अब इसके लिए आगे दिक्कत ना हो, सरकार ने ये कदम उठाया है। जो उद्यान मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने कहा है कि भैया हम किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, और इसके लिए नए बाजार भी हम तलाश रहे हैं। अब खबर है यूपी के आगरा से। किसानों के साथ ही और हमारे और आपके लिए भी बड़ी हैरान परेशान करने वाली खबर है। क्यों? क्योंकि आगरा में खाद्य विभाग की छापेमारी हुई और आटे में मिलावट का कथित, अभी कथित बोलेंगे, रिपोर्ट नहीं आई है, बड़े मामले का खुलासा हुआ। फतेहपुर सीकरी में जौतना डाबर रोड है, वहां पे समृद्धि ऑयल मिल है। यहां कार्रवाई हुई और टीम को 1800 किलो सेल खड़ी पत्थर और 1350 किलो आटा मिला। खाद्य विभाग के मुताबिक मौके पर सेल खड़ी के पाउडर को आटे में मिलाने की बात सामने आई। टीम ने जांच के लिए सैंपल लैब में भेज दिया। रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि कितनी मिलावट हो रही थी या नहीं हो रही थी। और मिलावट की आशंका, बिना अनुमति आटा बनाने के मामले को देखते हुए खाद्य विभाग ने कारोबार उनका बंद करा दिया। आटा बनाने वाली जो मशीन है सील कर दिया है। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये जो मिलावट है, इस तरह की बहुत खबरें आ रही हैं, तो ये जानो ये सेल खड़ी क्या है जिसकी मिलावट की बात हो रही है। ये इसे आम बोलचाल की भाषा में सोप स्टोन या घिया पत्थर कहते हैं।
मुख्य रूप से टॉक बोलते हैं उसे, टॉक खनिज, उससे बनता है ये। इससे ये छूने पर साबुन जैसा चिकना लगता है, मुलायम लगता है। ये वही है जिससे साबुन और जो टेल्कम पाउडर होते हैं वो बनते हैं। तो इसकी मिलावट आटे में हो रही है और हो सकती है। बात तो बहुत डरावनी लग रही है। रोज आटा बाजार से खरीद के रोटी बन रही है, रोटी हम खा रहे हैं, लेकिन उसमें हो रही है ये वाली मिलावट। अब इस मामले में जो रिपोर्ट आएगी उसका फॉलोअप मैं आपको अगले दिन दूंगी, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है। गेहूं लेके आटा पिसवा के रोटी बनाना ज्यादा सही लगता है जब सेहत की बात आती है। अब एक कमाल की खबर आई है भाई साहब छत्तीसगढ़ से। यहाँ सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था को बढ़िया करने के लिए नई पहल की है। दुर्ग जिले के वैशाली नगर में भिलाई में छत्तीसगढ़ का पहला अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम शुरू किया गया है। मतलब जो राशन लेने के लिए लंबी कतारें लगती थी, नहीं लगेंगी। एटीएम है, पैसे निकलते थे एटीएम से, निकलते हैं, मतलब पानी के भी एटीएम शुरू हुए। ये है ग्रेन एटीएम, अनाज मिलेगा। 24 घंटे मशीन से आप अनाज निकाल सकते हैं। इससे क्या है कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जिन्हें घंटों लाइन में लगना पड़ता है, काम से वो छुट्टी लेके राशन लेने नहीं जा पाते, उनको सुविधा होगी। राशन कार्ड नंबर आपको डालना है या आधार की जो अपनी पहचान है वो दर्ज करनी है मशीन में, फिर बायोमेट्रिक लगाना है, अंगूठा मतलब, फिर पहचान और जो आपकी पूरी पात्रता की जांच है वो हो जाएगी मशीन से। फिर आपको जो आपकी तय मात्रा है उसका अनाज बाहर आ जाएगा। अब देखो पूरा अनुभव, ये राशन निकालने गए थे भाई साहब, इनसे हमने बात की तो इन्होंने क्या बताया। राकेश साहू। सर मेरा नाम राकेश साहू है। अभी मैं चावल उठाने के लिए आया था, तो एटीएम के थ्रू मैं पैसा निकालते हुए देखा, पानी निकलते हुए सुना था। आज मैं चावल खुद अपने हाथों से निकाला हूँ। तो उसमें राशन कार्ड नंबर देने पड़ता है। राशन कार्ड नंबर डाला हूँ, उसके बाद फिंगरप्रिंट लगाया हूँ और चावल 35 किलो आया है। फिर व्यवस्था को लेके हमने खाद्य नियंत्रक से भी बात की, सुनो उन्होंने क्या कह दिया है। राज्य सरकार के द्वारा दुर्ग जिले में सबसे पहले ग्रेन एटीएम को स्थापित किया गया है एवं इसमें हितग्राहियों को उनके बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न की प्राप्ति होती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी प्रवासी श्रमिक रहें, जो अन्य जगह भी निवासरत हैं, वो वर्किंग आवर्स में नहीं आ सकते। वर्किंग आवर्स के पश्चात भी उनको खाद्यान्न प्राप्त होगा इसमें। अब एक और खबर है पनीर पे। मैंने पिछले बुलेटिन में भी बताया था आपको, अच्छे से ये भी बताया कि क्या होता है एनालॉग पनीर, और अब खबर भी इस पे फिर आ गई है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात, 3 प्रदेशों के बाद चौथा नंबर है मध्य प्रदेश का, जहां पे एनालॉग पनीर पर बैन लग गया है। जो सीएम है डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने कहा है सरकार जो है प्राकृतिक दूध से बने पनीर और बाकी डेयरी उत्पादों को बढ़ावा देगी, ताकि प्रदेश की पहचान डेयरी प्रोडक्ट से बने, पशुपालकों को आमदनी मिले। इसीलिए अब हमने जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखते हुए एनालॉग पनीर पे लगा दिया है बैन। ठीक है, बता देती हूँ क्या होता है। पारंपरिक पनीर से अलग होता है, जो दूध से बनता है। दूध से नहीं बनता एनालॉग पनीर। ये दूध के साथ वनस्पति वसा, प्रोटीन, पाम ऑयल और बाकी सारी चीजें मिला के बनता है। इसकी लागत कम हो जाती है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो सही रूप से सामने ग्राहक के आना जरूरी है। मैं अगर जाके पनीर खरीद रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए वो डेयरी का पनीर है कि एनालॉग। जो पता नहीं चल पाता, इसीलिए जो है लगातार इसमें मिलावट होती है, स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा होता है। इसीलिए जगह जगह रेड हुई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गए, तो फिर एनालॉग पनीर पे सरकारों ने, जो 4 प्रदेश की सरकार है, उन्होंने फैसला ले लिया कि भैया ये खतरनाक हो सकता है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, तो पूरी तरह एनालॉग पनीर पे बैन। अब खबर बता रही हूं आपको अमेरिका से। क्यों भाई, कि भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख देने वाली खबर है। खेत में खरपतवार यानी जो अनचाही घास होती है उसे खत्म करने के लिए पैराक्वाट एक दवाई डाली जाती है। इसे लेके अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। धीरे धीरे इसे खत्म करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो शुरू हुई है। कैसे? क्योंकि इसे बनाने वाली ही कुछ कंपनियों ने वॉलंटरीली, मतलब खुद ये सतर्क होके, सजग होके फैसला लिया है कि पैराक्वाट उत्पादों का हम रजिस्ट्रेशन खुद ही रद्द कर रहे हैं, हम खुद ही बनाना छोड़ रहे हैं। पूरी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया भी यहाँ, लेकिन ये इनिशिएटिव, ये पहल शुरू की गई है। राज्य का जो कृषि विभाग है इसकी वैज्ञानिक समीक्षा कर रहा है, भाई रिसर्च हो रही है,
और 2029 तक पूरा इसे करने का लक्ष्य रखा है कि हम एक सही नतीजे पर पहुंच के पूरी तरह बैन कर देंगे। लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि मुनाफा कमाने के लिए दवा बनाने वाली कंपनियों ने किस तरह इंसान और पर्यावरण के बारे में सोचा और खुद इसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। बड़ी बात है। भारत में ऐसे कई खरपतवार नाशी दवाएं हैं जो इस्तेमाल हो रही हैं, बिक रही हैं। कई दूसरे देशों में बैन है लेकिन यहाँ पे बिक रही हैं, जो कि इंसान और पर्यावरण के लिए खतरा है। पैराक्वाट के बारे में अगर आपको डिटेल में बता दूं तो ये दवा है, एक बड़ी चिंता ये है कि जहरीली दवा है, इसे निगलना बहुत खतरनाक है और निगलना ही नहीं, इसके संपर्क में आने से भी बहुत नुकसान हो सकता है। कई रिसर्च बता रही है, यहाँ तक कहा जाता है कि थायराइड, रिप्रोडक्शन और बच्चों के विकास से जुड़े कई खतरे पैदा हो सकते हैं। मतलब जहरीली दवा है, जहर जैसी दवा है, मतलब आप मर सकते हैं इसे खा के, इसके संपर्क में आके। और जिन फसलों में इसका छिड़काव हो रहा है, अगर वो ठीक से उनका भंडारण ना हो, कटाई का जो एक वेटिंग पीरियड होता है वो ना दिया जाए, तुरंत ये मार्केट में चली जाए, तो खाने वाले लोगों को भी बहुत खतरा हो सकता है। तो एक सीखने वाली चीज है कि जहर ना बनाया जाए, ना बेचा जाए इनडायरेक्ट रूप से। अब मौसम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताती हूँ। मॉनसून का सीजन चल रहा है, जून में शुरू हुआ मॉनसून अब तक कई रंग बदल चुका। मौसम विभाग ने 13 अप्रैल को 2026 13 अप्रैल को इस साल के मॉनसून को लेकर पहला अनुमान जारी किया। तब उन्होंने बताया कि देश में सामान्य से कम यानी 92% बारिश होगी, फिर बोले कि 90% ही होगी और घटा दिया। फिर एल नीनो की भी बात कही, सही भी साबित हो रही है। जून में इसका पूरा असर भी दिखा, कम बारिश हुई, मतलब 35% तक कम बारिश हुई। 70% जिलों में पानी की कमी देखने मिली। लेकिन जुलाई में राहत मिली। 15 जुलाई के बाद बहुत अच्छी बारिश हुई कई जिलों में, तो जो कमी थी वो ठीक हो गई, सामान्य से 1% ज्यादा रही बारिश जो हुई। फिर इसके बावजूद 2 अगस्त तक जो रिपोर्ट है, पूरे देश में कुल बारिश सामान्य से करीब 12% कम थी। 47% जिले ऐसे हैं जो कम बारिश से जूझ रहे हैं। कहाँ कितनी कम बारिश हुई ये मैं आपको बता रही हूँ इस खबर में। सबसे ज्यादा कमी है बिहार में 38%, अरुणाचल प्रदेश में 36%, असम, मेघालय और तटीय आंध्र प्रदेश में 35%, जहां पर बाढ़ तक आ गई। लक्षद्वीप में 33%, पंजाब में 33%, रायलसीमा में 32% और झारखंड में 30% कमी रही है। और इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 26%, केरल और पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 22%, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में 21%, तटीय कर्नाटक में 21%, और इस तरह की जो कमी देखी गई है कई राज्यों में। इससे जो असर पड़ रहा है खरीफ फसलों पे, खासतौर पे धान में, धान की बुआई में देरी हुई, खड़ी फसलों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है और लंबे समय तक बारिश ना होने से मिट्टी में भी नमी कम हुई, तालाब, बांध और दूसरे जो वाटर रिसोर्सेज है उनका पानी घटा। तो मध्य भारत में तेज बारिश हुई, कुछ इलाकों में तो राहत मिली, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश का जो ये एक अलग अलग असमान वितरण हुआ है, उससे किसानों के लिए चिंता बढ़ गई है। जब हम बारिश की खबरें देखते सुनते हैं तो हमें ये हाल पता नहीं चलता कि इतनी ज्यादा बारिश के बीच भी जो एग्जैक्ट बारिश चाहिए थी कुछ इलाकों को फसल के लिए, खेती के लिए, वो वहां पर कम रह गई है। तो ये रिपोर्ट है अभी तक की। अभी सितंबर तक मॉनसून रहेगा, क्या असर पड़ेगा एल नीनो का और कितने अलग अलग जो वेदर पैटर्न हैं उनसे फर्क पड़ेगा और बारिश ठीक ठाक रहेगी, कमी पूरी हो जाएगी, ये आपको हम बताते रहेंगे। खेती किसानी के साथ ही मौसम से जुड़े भी तमाम अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं। देखते रहिए किसान तक। ये बुलेटिन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।